6 सितंबर 1965 पठानकोट एयरबेस। सूरज ढलने को आया था और सभी आने वाले पल से बेखबर होकर अपने काम से लौट रहे थे। पायलट्स अपनी प्रैक्टिस खत्म कर जहाज़ों को लैंड कर चुके थे। टेक्नीशियन विमानों की जांच खत्म कर चुके थे। कोई अपने परिवार की यादों में खोया हुआ था तो कोई ये सोच रहा था कि छुट्टी कब मंजूर होगी। वहीं इन सब में से कई किलोमीटर दूर कुछ जहाज एक अलग ही इरादे से उड़ान भरते हैं। यहाँ एयरबेस पे फ्रिस्की वर्मा अपने दोस्त के साथ मेस से बाहर निकलता है। दोनों अपनी जावा मोटरसाइकिल पर सवार होकर रनवे की तरफ निकल जाते हैं। तभी रनवे के दक्षिण में एक जोरदार धमाका होता है। फ्रिस्की ने जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी, उसका दोस्त चिल्लाता है, फ्रिस्की ऊपर देख। दरअसल आसमान में एक पाकिस्तानी B-57 बॉम्बर मंडराता दिखता है और वो एक के बाद एक मिसाइल दागने लगता है। पूरे एयरबेस में अलार्म बजने लगता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आसमान की तरफ गोलियां चलाने लगती हैं। इससे पहले हमारी वायुसेना इन दुश्मनों को ध्वस्त करती। तभी दूसरा धमाका होता है और इस बार निशाना एयर ट्रैफिक कंट्रोल था। जब तक धमाके का धुआं हटता है तब तक हॉकर हंटर के साथ कई विमान नष्ट हो गए थे। पूरा एयरबेस एक ही पल में रेत रेत हो चुका था। दोस्तों, इस अटैक ने पूरी वायुसेना का पारा आसमान में पहुंचा दिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भारतीय वायुसेना पहली बार पाकिस्तान में घुसकर देश की पहली एयर स्ट्राइक को अंजाम देगी। साथ ही हम वायुसेना के उस जाबाज पायलट की वीरता देखेंगे जिसने अकेले ही आधुनिक पाकिस्तानी जेट मार गिराया था। वीडियो काफी खास होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमले के बाद देर रात 10 बजे एयर मार्शल अर्जुन सिंह एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में बैठे हर अफसर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए उग्र बैठता था। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चलती है और अलग अलग विकल्प सामने आते हैं। कोई कहता है फौज की मदद से पाकिस्तान में घुस जाते हैं, कोई कहता है पाकिस्तान के लिए भारत की एयर स्पेस ब्लॉक कर देते हैं, तो कोई कहता है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पर ही अटैक कर देते हैं। एक बार जब हर कोई अपने विकल्प बता देता है तब एक नौजवान की आवाज इस कमरे में गूंजती है, सर, पाकिस्तान के सबसे अत्याधुनिक जहाज सरगोदा एयरबेस पर होते हैं। हमें पाकिस्तान में घुसकर सरगोदा पर अटैक कर देना चाहिए। ये सुन सारे अधिकारी कुछ पल के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सरगोदा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सख्त थी और वहां जाना खुद को मौत के गले लगाने जैसा था। इतने दिग्गज अफसरों के होने के बावजूद ये सुझाव एक 36 साल के अफसर ने दिया था, इसलिए भी कोई इस पे भरोसा नहीं दिखाता है। मगर अर्जुन सिंह इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहते हैं, मुझे लगता है इस आइडिया में दम है और इस जवान अफसर की तरफ देखते हुए हम ही भरते हैं। ये नौजवान एक बहुत काबिल अफसर ओमी तनेजा थे। इसी कारण इतनी हाई लेवल मीटिंग में इन्हें बैठने का मौका भी दिया गया। तनेजा के प्लान को मंजूरी देने के बाद अर्जुन सिंह कहते हैं कि सितंबर सुबह 5 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और इसकी कमान ओमी संभालेगा। दोस्तों, इसके बाद भारतीय वायुसेना अपने सबसे दिलदार ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाती है। पाकिस्तान को धूल चटाने से पहले ये जरूर जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर हमला ही क्यों किया था। अगस्त 1965 अपनी आदत से लाचार पाकिस्तान एक ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में गुप्त रूप से हजारों घुसपैठियों को भेजा जाता है। उनका सिर्फ एक काम था कि कश्मीर में दंगे करना और इंडियन आर्मी के मनोबल को तोड़ना। मगर कश्मीरी लोगों की तरफ से इन घुसपैठियों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए ये ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो जाता है। उल्टा भारत को इस साजिश का पता चल जाता है, जिससे हमारे और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ जाता है। पाकिस्तान फिर भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आता और 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत जम्मू के अखनूर सेक्टर पर हमला कर देता है। असल में ये सेक्टर कश्मीर के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन थी और पाकिस्तान का इरादा था कि यहाँ कब्जा करके सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइनों को काट दिया जाए। इसके बाद वो आसानी से कश्मीर पर कब्जा कर सकता है। पाकिस्तान की इस प्लान में सिर्फ एक अड़चन थी और वो था पठानकोट एयरबेस। दरअसल पठानकोट एयरबेस में फ्रेंच मेड डसॉल्ट और ब्रिटिश मिड हंटर जैसे उस समय के सबसे अत्याधुनिक जहाज खड़े थे। पाकिस्तान ये बात जानता था कि पठानकोट को तबाह नहीं किया तो भारतीय वायुसेना उसे एक झटके में वापस खदेड़ देगी। इसलिए पाकिस्तान का उस समय का राष्ट्रपति अयूब खान वायुसेना को पठानकोट एयरबेस पे अटैक करने का काम सौंपता है। 6 सितंबर को शाम के 4:30 बजे 8 सेबर जेट पेशावर से टेक ऑफ करते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं। ये जहाज जैसे ही भारत के करीब पहुंचते हैं, हमारे रडार इनकी मूवमेंट को ट्रैक कर लेते हैं।
तभी अचानक ये रडार में दिखने बंद हो जाते हैं। दरअसल ये जहाज अब पेड़ों जितनी ऊंचाई पे उड़ने लगते हैं और जब तक हमारी वायुसेना कुछ समझती ये भारत में घुस जाते हैं। इधर अमृतसर एयरबेस से पठानकोट एयरबेस पे विंग कमांडर कुरियन को एक अर्जेंट टेलीफोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि कुछ सैबर जेट भारत की तरफ आते दिखाई दिए हैं। कुरियन भी तुरंत हरकत में आते हैं और स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन रोशन सूरी को इस खतरे के बारे में बताते हैं और उनसे तुरंत कुछ जहाजों को जांच के लिए भेजने का आग्रह करते हैं। सूरी से यहाँ एक बड़ी गलती हो जाती है और वो अनुमति नहीं देते हैं। इधर शाम को 5:05 पर पाकिस्तानी जहाज पठानकोट के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर से इन्हें 2 MiG-21 दिखाई देते हैं। ये तुरंत 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे खड़े विमानों पर निशाना साध देते हैं। अगले ही पल एक जोर से धमाका होता है और दोनों विमान आग की लपटों से घिर जाते हैं। धमाके की आवाज से पूरे एयरबेस पर हफरा तफरी मच जाती है और तुरंत एंटी एयरक्राफ्ट गन्स अपने काम पे लग जाती हैं। इधर पाकिस्तानी तुरंत बॉम्ब गिराते हुए वापस अपने बिल की तरफ भागने लगते हैं। हालांकि जहाजों के अलावा इस हमले में किसी भी सैनिक को चोट नहीं पहुंचती है, मगर पाकिस्तान ने सोते हुए शेर को जगा दिया था और वो कहते हैं ना, जब शेर दहाड़ता है तो भेड़ियों की गिनती अपने आप कम हो जाती है। वायुसेना ऐसा हमला करती है कि पाकिस्तान अपने जहाजों के जले हुए पुर्जे ही गिनता रह जाता है। 7 सितंबर 1965 रात के 3 बजे अर्जन सिंह से परमिशन मिलते ही ओमी तनेजा अपने बेस्ट पायलट्स के साथ ब्रीफिंग करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हमें बॉर्डर से 160 किलोमीटर अंदर सरगोदा एयरबेस पे हमला करना है। हमले में कुछ 12 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे और हम 4-4 के ग्रुप में उड़ान भरेंगे। हमला 5:28 पे किया जाएगा। ब्रीफिंग खत्म होते ही सभी पायलट अपनी घड़ी एक साथ मिलाते हैं। इसके बाद सभी ने रिवॉल्वर और इमरजेंसी के लिए कुछ पाकिस्तानी नोट अपने फ्लाइंग सूट में डाल लिए। इतने में ही सायरन की आवाज गूंजती है और सभी अपने अपने जहाज में जाकर बैठ जाते हैं। इस सुबह की शांति में अब जहाजों के इंजन की आवाज गड़गड़ाने लगती है। करीब 5 मिनट बाद एक के बाद एक 12 मिस्टर फाइटर जेट सरगोदा की तरफ निकल जाते हैं। इधर हमारी वायुसेना का इरादा तो एकदम साफ था, लेकिन ये ऑपरेशन वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा सोचा जाता है। असल में सरगोदा उस समय एशिया का सबसे सुरक्षित एयरबेस था। पाकिस्तान ने इसमें ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए थे कि ये किसी किले से कम नहीं था। उसने सरगोदा पर FPS-6 रडार को एक्टिवेट कर रखा था, जो 350 किलोमीटर दूर विमानों पर नजर रख सकता था। इसके अलावा उस समय के सबसे अत्याधुनिक जेट जैसे कि सेबर जेट्स और F-104 स्टार फाइटर को गश्त के लिए तैनात किया हुआ था। इसके अलावा सरगोदा में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की पूरी एक फौज तैनात थी। यहाँ हर समय इंटरसेप्टर जहाज भी दुश्मनों का शिकार करने को अलर्ट मोड में खड़े रहते थे। इसके अलावा ये बॉर्डर से काफी अंदर भी था। इधर हमारे जेट्स इन सभी खतरों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जहाजों की नेविगेशन लाइट्स बंद कर रखी थी। अब ये चीज फायदे की जगह नुकसान करती है, क्योंकि नेविगेशन लाइट बंद होने से हमारे जहाज एक दूसरे को ढंग से देख नहीं पाते और तितर बितर हो जाते हैं। लगभग 20 मिनट तक फॉर्मेशन को बनाने की नाकाम कोशिश के बाद सभी जहाजों को बेस पर वापस लौटना पड़ता है। देखने में लग रहा था जैसे पूरा मिशन ही फेल हो चुका हो और पाकिस्तान को उसके किए की सजा नहीं दी जा सकेगी। मगर तनेजा ने तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की कसम ही खा रखी थी। वो तुरंत फैसला लेते हैं कि रोशनी में ही सही, लेकिन सरगोदा को तहस नहस करना ही होगा। अब हमारी वायुसेना सुबह 9:30 बजे फिर से निकलने वाली थी। इस बार कुछ ऐसा होता है जो पिछली बार से बहुत बड़ा और ज्यादा भयानक था। कुछ घंटे की प्लानिंग के बाद सभी 9:30 बजे 12 के 12 जहाज पाकिस्तान का मौत का फरमान लेकर फिर एक बार उड़ान भरते हैं। इस बार प्लान ये था कि सारे जहाज करीब 800 फीट की ऊंचाई पे उड़ेंगे ताकि किसी रडार के पकड़ में न आए, और खास करके बॉम्ब इस्तेमाल किए जाने थे जो गिरने के 20 सेकंड बाद फटेंगे, ताकि हमारे जहाज फटाफट हाइट पकड़ सकें और बॉम्ब धमाके के नुकसान से बच जाए। करीब 15 मिनट सभी रडार को चकमा देने के बाद हमारी वायुसेना सरगोदा के करीब पहुंच जाती है। तभी सबसे आगे चल रहे जहाज में मौजूद हांडा अपने साथियों से कहते हैं, पुलिंग अप। ये सुनते ही पूरी टीम धीरे धीरे 2500 फीट की ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाने के बाद सारे जेट एक लाइन में थे। तभी अचानक नीचे दिख रहे सरगोदा एयरबेस के रनवे पर एक रोशनी दिखाई देती है। हांडा तुरंत रेडियो पे कहते हैं, एक जहाज रनवे पर है। इतना सुन तुरंत एक मिसाइल इस जहाज की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ बाकी जहाज सरगोदा के पेट्रोलियम भंडार पर
बॉम्ब गिरा देते हैं ताकि पाकिस्तानी जेट्स रिफिल ना कर सके। जैसे ही हमारे जेट और करीब जाते हैं, रनवे पर 4 और जहाज दिखते हैं और हमारी वायुसेना बिना देर किए इन पे धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगती है। कुछ सेकंड में ही चारों जहाज धुआं हो जाते हैं। इस हमले के बाद टीम आगे बढ़ते हुए मिसाइल दम को भी नष्ट कर देती है। पाकिस्तानी रडार धरे के धरे रह जाते हैं और हमारी वायुसेना अपना बदला लेकर वापस भारत की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ कुछ ऐसा घटता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब जैसे ही हमारे जेट वापस लौटने लगते हैं, तभी पीछे से बहुत सारी गोलियां चलने लगती हैं। दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक F-104 स्टार फाइटर जैसे हमारी वायुसेना के पीछे लग जाता है। लगभग सारे जेट इसकी रेंज से तो बाहर थे, लेकिन अगर इसे तबाह नहीं किया गया तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमारे जहाजों की सटीक लोकेशन बता देगा और फिर वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बस यही सोचकर अपने साथियों को बचाने के लिए भारत का एक शेर AB दिव्या अपने जहाज को 180 डिग्री घुमाकर इस पाकिस्तान की तरफ शिकार करने निकल जाता है। ये पाकिस्तानी जो हमारी वायुसेना पे पीछे से हमला करके खुद को शेर समझ रहा था, अचानक दिव्या को अपनी तरफ आता देख अपने ही देश में घबराने लगता है। इसी घबराहट में ये बौखलाकर एक मिसाइल दाग देता है। हालांकि ये पाकिस्तानी जेट दिव्या के जेट से कई गुना ज्यादा एडवांस था और इसने M9 मिसाइल दागी थी, जो उस समय की सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाती थी। लेकिन दिव्या बड़ी चालाकी से इस मिसाइल को चकमा दे देते हैं। इसके बाद ये पाकिस्तानी एक और मिसाइल दागकर वापस भागने लगता है। इस बार मिसाइल दिव्या को लग जाती है। अंदर बैठे दिव्या को जोर से झटका लगता है और जेट के एक हिस्से में आग लग जाती है, मगर दिव्या अभी भी जेट से बाहर नहीं कूदते हैं और फुल थ्रोटल के साथ इस पाकिस्तानी जेट के पीछे जाने लगते हैं। अब एक ही पल में हालात बदल चुके थे। आगे गीदड़ की तरह पाकिस्तानी जेट भाग रहा था और पीछे जख्मी शेर की तरह दिव्या शिकार करने निकले थे। कुछ देर हवा में पकड़ा पकड़ी चलती है और अचानक से दिव्या का जहाज ब्लास्ट हो जाता है। उधर ये देख पाकिस्तानी जेट में बैठे पायलट को चैन की सांस आती है। तभी उसे एक मिसाइल बड़ी तेजी से उसकी तरफ आती दिखाई देती है। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही वो उसके जहाज से टकराती है और अगले ही पल एक जोर से धमाके के साथ पाकिस्तानी जेट हवा में प्लास्टिक के खिलौने की तरह बिखर जाता है। इधर दिव्या अपने साथियों की रक्षा में समय रहते जहाज से बाहर नहीं निकल पाते और देश सेवा में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी वायुसेना के बाकी सभी जेट तो सही सलामत भारत पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान अपने सर के शान सरगोदा एयरबेस को एक काली जली हुई मिट्टी के ढेर के रूप में पाता है। बाकी दोस्तों, दिव्या की वीरता तो बहुत सालों तक एक रहस्य ही बनी रही, लेकिन साल 1979 में द एयर वॉर ऑफ 1965 के नाम से किताब छपती है जिसमें दिव्या का जिक्र था। इसके अलावा तनेजा और बाकी अफसरों की बहुत सारी चिट्ठियों के बाद अंततः साल 1988 में भारत सरकार दिव्या की वीरता को वॉर हिस्ट्री में दर्ज करती है और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी वायुसेना की एक ऐसी कहानी जिसने भारत का नाम तो रोशन किया, बस कभी रोशनी में ना आ सकी। कमेंट करके बताओ आपको ये ऑपरेशन कैसा लगा और ऐसे ही डेयरिंग ऑपरेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।